गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? चलिए बढ़िया। और बताएं कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? गवर्नर जनरल्स, ठीक है। गवर्नर जनरल से पहले मैंने बताया था कुछ वॉर्स एंड बैटल्स बचे हुए हैं आपके, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वो रीजनल पावर्स जो हमारी सेपरेट हुई थी, जैसे कौन कौन सी थी? बंगाल था, मैसूर था, मराठास था या पंजाब था। ये मेजर जो 4 पावर्स थी, इन पावर्स के बीच का हम लोग बैटल एक बार में या वॉर्स जो हुए इन सब के टाइम पे ये वॉर्स आपसे पूछ लेता है, डेट पूछ लेता है, कभी कभी किस किस के बीच में वो बैटल्स हुए, या उन बैटल्स या वॉर के बाद में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है उस ट्रीटी को पूछ लेता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उससे रिलेटेड हम लोग जो है ना एक बहुत समराइज्ड वे में इन सारे वॉर्स या बैटल्स जो हैं इनको एक बार देख लेंगे। क्लियर है? चलिए, पहला क्या था? हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में 2 वॉर्स हुए और दोनों वॉर्स को बहुत फेमस हैं, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। एक था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, एक था बैटल ऑफ प्लासी और एक है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी आपका 1757 में होता है और बैटल ऑफ बक्सर आपका 1764 में होता है। ये दोनों डेट हमको याद रखनी। हमको रीजन एक बार पता कर लेना है जल्दी से कि बंगाल में क्या रीजन हुआ था जिसकी वजह से ये बंगाल के अंदर बैटल हुआ, प्लासी का या बक्सर का कहीं ना कहीं बैटल होता है। ये 2 बंगाल पावर के अगेंस्ट में थे, इसलिए इनको बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले देखेंगे हम लोग। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का जब भी नाम आता है तो बैटल ऑफ प्लासी से हमको एक चीज़ ये याद आनी चाहिए कि बंगाल की बात हो रही है। बंगाल वो रीजन जो आज के समय में हमारा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश या बहुत से रीजन उस समय के मिलके बने हुए थे। तो बंगाल अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल और अपने आप में एक बहुत ही संप्रभव टाइप का क्या था, एक स्टेट हुआ करता था। तो उस स्टेट को कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि इन लोग से ट्रीटी करने की कोशिश करी। इस समय यहाँ पे जो रूल कर रहा था उनका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला नवाब थे यहाँ के, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला यहाँ पे जब रूल कर रहा था तो सिराजुद्दौला से इन्होंने ट्रीटी करने की कोशिश करी कि सिराजुद्दौला हमारे साथ में ये ट्रीटी कर ले कि हम बंगाल के ऊपर आके क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं। जो ट्रेड के लिए पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह पे घूम रहे थे, तो उस ट्रेड को करने की कोशिश करना चाह रहे थे ये बंगाल के अंदर। लेकिन इनको क्या लगा सिराजुद्दौला को कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बंगाल को कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर करने के बाद में बंगाल के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा इन्होंने 1-2 जगह कर रखा था, है ना। तो इस डर की वजह से बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला इनको अलाउ नहीं कर रहा था। अब सिराजुद्दौला ने जब इनको अलाउ नहीं किया तो आपस में क्या हुआ, इन लोग के एक लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। प्लासी एक जगह आपकी कहाँ पड़ती है? वहीं बंगाल के अंदर पड़ती है। ये मुर्शिदाबाद का एरिया जो है बंगाल के अंदर, वहीं पे प्लासी एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ये बैटल होता है। इस बैटल के अंदर क्या होता है कि सिराजुद्दौला इसको मना कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने यहाँ बिजनेस या ट्रेड करने के लिए उन एरिया के ऊपर जिन पे मेजर जो राइट था वो बंगाल के नवाब का हुआ करता था, उस पर मना कर देते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव, इस समय में आपको नाम याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हेड कर रहा था वो पर्सन था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत में पहला गवर्नर भी हुआ है, पहला गवर्नर के नाम से रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरी तरफ एक तरफ से सिराजुद्दौला। ये हमको पता लग गया कि ये बैटल किस किस के बीच में हुआ है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव किसको हेड कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहा था। बैटल कब हुआ है? बैटल हुआ है 23 जून 1757 के अंदर, ठीक है, 1757 के अंदर। अब क्या हुआ, जब ये बैटल स्टार्ट होता है तो देखो ये सिराजुद्दौला है, ये रॉबर्ट क्लाइव है, इन दोनों के बीच में ये बैटल स्टार्ट होता है। अब जब इन दोनों के बीच में ये बैटल स्टार्ट होता है तो सिराजुद्दौला के ऊपर क्या करते हैं, ये अटैक करने की कोशिश करते हैं। अटैक करने के पीछे रीजन क्या क्या बताया मैंने? पहला तो ट्रेड वाला था, दूसरा ये था कि सिराजुद्दौला के बाद में रूल कौन करेगा बंगाल के ऊपर। इसको लेके भी इन लोग में, जैसे हम लोग ने फ्रेंच वॉर में पढ़ा था कि ये लोग क्या करते थे, सक्सेसर्स को कहीं ना कहीं डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया था फ्रेंच पावर या ब्रिटिश पावर ने। तो ये यहाँ पे भी बंगाल में भी करने की कोशिश कर रहे थे। तो बंगाल में इन लोग ने क्या करा कि अगला सक्सेसर कौन होगा उसको लेके इन लोग ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसको लेके सिराजुद्दौला ने क्या बोला कि अभी तो मैं रूल कर रहा
रहा हूँ और आप लोग कौन हो तो डिसाइड करने वाले। एक रीज़न ये भी बन गया कि सक्सेसर को लेके ये वॉर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक रीज़न और ये बन गया कि सिराजुद्दौला जो वहाँ पे रूल कर रहा था बंगाल के अंदर, तो बंगाल के अंदर रूल करते समय इसने क्या करा, जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे अंदर एंटर करना शुरू करे तो एंटर करते समय क्या हुआ, इसने क्या करा, सिराजुद्दौला ने बहुत सारे ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। बोला जाता है लगभग 146, ये बोला जाता है, ये नंबर्स हैं, 146 रेजिडेंट्स को इसने क्या करा, अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करके इसने क्या करा, एक ऐसा बहुत मतलब डार्क रूम कह सकते हो जिसको, कालकोठरी टाइप का जो होता है, ठीक है, तो उस डार्क रूम के अंदर सबको लाके कलेक्ट करके बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद इन 146 के अंदर, बहुत छोटा सा रूम था, उस रूम के अंदर 146 लोग जब एंटर किए तो एंटर करने के बाद में उनको रात भर इसने वहाँ पे बंद रखा। और सुबह में क्या हुआ, उसमें से बोला गया कि लगभग 123 जो थे उसके अंदर उनकी डेथ हो गई, 123 की डेथ हो गई। सिर्फ और सिर्फ कितने लोग बच के बाहर निकले, 23 लोग बाहर निकले वहाँ से। तो इस पूरे के जो ये घटना चल रही है, इस पूरी घटना को नाम दिया गया कि ये है ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या नाम दिया गया इसको, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी को भी एक रीज़न बताया गया कि हम बंगाल के ऊपर आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे, कि बंगाल की वजह से ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है, इन्होंने हमारे बहुत सारे रेजिडेंट्स मारे हैं। एक इनके ऊपर कहीं ना कहीं इन्होंने ये आरोप लगाया। हालांकि ब्लैक होल ट्रेजेडी का आज तक किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। कई हिस्टोरियंस ने इसके बारे में लिखा भी है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी को इन्होंने क्या है, एक तरीके से पूरी काल्पनिक घटना बताई थी। एक तरीके से इस टाइप घटना बताने से क्या हुआ कि इनको ब्रिटिश से या इंग्लैंड से क्या हुआ था, एक सपोर्ट मिल गया था कि आप जो है कम से कम बंगाल पे अटैक कर सकते हो। तो ऐसी कोई घटना हमारे हिस्टोरियन जो है उसको नहीं माना करते हैं। कुछ लोगों ने इसके बारे में बहुत क्लियर लिखा है। खैर, एक रीज़न कहीं ना कहीं ये हो गया ब्लैक होल ट्रेजेडी का, ठीक है। और क्या रीज़न इसके पीछे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक। और रीज़न देख सकते हैं आप लोग, जैसे क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर, एक हुई थी ट्रीटी ऑफ अलीनगर। जब बैटल हो गया, प्लासी का बैटल हो चुका, इन लोग के बीच में जब ये लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने के बाद में अलीनगर की एक ट्रीटी हुई इन दोनों के बीच में कि आप क्या करोगे, इतना इतना रीजन को सिराजुद्दौला ने अलाउ कर दिया ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अटैक करा था सिराजुद्दौला पे और सिराजुद्दौला से कुछ लैंड को कैप्चर कर लिया था। और उस लैंड को कैप्चर करने के बाद में अलीनगर की ट्रीटी होती है और उसमें बोला जाता है कि आप इस रीजन के अंदर क्या कर सकते हो, अपना ट्रेड कर सकते हो। तो ये ट्रीटी हो जाती है यहाँ, ठीक है। होता क्या है कि सिराजुद्दौला उस बैटल के अंदर हारता कैसे, बैटल के अंदर इसलिए हारता, जैसे मैंने आपको बताया था वॉर ऑफ सक्सेशन कहीं ना कहीं चला करता था। तो वॉर ऑफ सक्सेशन में इनके कमांडर इन चीफ का नाम था मीर जाफर। किसका, सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ का नाम था मीर जाफर। अब मीर जाफर जो था वो नवाब बनना चाह रहा था, और ये जो नवाब बनना चाह रहा था इसको सपोर्ट दे दिया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप जो है हमारा साथ दे दो और हम आपको अगला नवाब वहाँ पे क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे। मीर जाफर ने क्या करा, चोरी छुपे, सामने आके नहीं, चोरी छुपे क्या करा, ब्रिटिशर्स को पूरा सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और वहाँ से सिराजुद्दौला को गद्दी से हटवाने में पूरा रोल किसका रहा, मीर जाफर का। और जैसे ही सिराजुद्दौला वहाँ से हारते हैं, गद्दी पे कौन बैठ जाता है, मीर जाफर वहाँ पे गद्दी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। ये ब्लैक होल इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया, पूरा ब्लैक होल इंसिडेंट है, आपके नोट्स में, आप लोग एक बार पढ़ लेना। जितनी डिटेल में मैंने बताया उतनी डिटेल में ही घटना ये आपकी है। क्वेश्चन पूछेगा तो उससे रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ये देखिए, हिस्टोरियंस क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, अच्छा, हिस्टोरियंस इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि ब्रिटिशर्स क्या करा करते थे कि वो भारत के अंदर छोटे छोटे रीजनल एरियाज़ को कैप्चर करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके की चीज़ों का सहारा लिया करते थे। तो इस तरीके की भी घटना जब हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी टाइप की जो घटना हुई थी, इस घटना के अंदर भी उन्होंने बोला था कि ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। होलवेल एक पर्सन था, ठीक है, क्या नाम था उसका, होलवेल एक पर्सन था। उन 146 पीपल्स के अंदर ये होलवेल भी एक वहाँ पे था। तो इसने उसको बोला है कि होलवेल ने बाहर आके ये सब चीज़ें बताई कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई। इसकी बात को उन्होंने प्रमाणित नहीं माना कि आपने ऐसा कुछ प्रूव नहीं दिया है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हो। और ऐसा कुछ उस टाइम पे इंसिडेंट जब हुआ तो ऐसे कुछ मीडिया
मीडिया भी नहीं हुआ करती थी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था, न्यूज़ चैनल्स भी नहीं थे जो आके ऐसी किसी तरीके की घटना को कहीं ना कहीं लिख सकते या देख सकते, है ना। तो इसलिए इस घटना को सही नहीं माना गया। इसलिए हिस्टोरियंस ने बोला है कि ब्रिटिशर्स ने क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट लेने के लिए या फेवर लेने के लिए, क्योंकि जब तक इंग्लैंड से परमिशन नहीं मिलती है ये भारत के अंदर किसी भी एरिया को टच नहीं कर सकते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी रची कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जैसा एक पूरा का पूरा इंसिडेंट बनाते हैं, और वो इंसिडेंट बना के हम इनके सामने जब रखेंगे तो हमको एक रीज़न मिल जाएगा बंगाल के ऊपर अटैक करने का। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक रीज़न बनाने के लिए ब्लैक होल ट्रेजेडी को बोला, ऐसा हिस्टोरियंस ने लिखा है। हालांकि कुछ हो सकता है ऐसी छोटी मोटी घटना हुई हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना जैसे इसको बताया गया है वो घटना वैसी नहीं हुई थी। क्लियर। तो क्या हुआ जब ये बैटल के अंदर जीत जाते हैं, तो बैटल के अंदर देखिए ये रॉबर्ट क्लाइव के पास में ये आते हैं मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर इनका जिस तरीके से वेलकम कर रहे हैं उस तरीके से देखने में पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनकी गुलामी में आ चुके हैं। गुलामी में आने का सबसे बड़ा जो तोहफा इन्होंने इसको दिया वो दिया 24 परगनास। परगनास का मतलब होता है कि जो रीजन्स एरियाज होते हैं, क्षेत्र जिनको बोलते हैं, वो रीजनल एरियाज कुछ ऐसे थे जिनका कंट्रोल इसने किसके हाथ में दे दिया, रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में दे दिया। बंगाल के कुछ ऐसे एरियाज जो ट्रेड के लिए बहुत प्रोमिनेंट थे, जिनके टैक्स कलेक्शन नवाब क्या करते थे बंगाल के, उनका इसने फेवर किसके हाथ में दे दिया, रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में दे दिया। तोहफा तो देंगे इनको, जब इन्होंने इनको नवाब बनाया, तो इन्होंने इनको नवाब बनाया तो इसलिए इनको ऐसा तोहफा मिला। अब मीर जाफर को क्या करा जाता है, वहाँ पे नवाब नियुक्त कर दिया जाता है, और सिराजुद्दौला को, मीर जाफर के बेटे थे एक मीर मिरान, तो मीर मिरान जाके सिराजुद्दौला को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो सिराजुद्दौला का किस्सा वहाँ से खत्म हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जब मीर जाफर को वहाँ पे नवाब बना दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, तो इसी से अब रिलेट करके हम लोग बैटल ऑफ बक्सर की तरफ चलेंगे थोड़ा, क्योंकि इससे बहुत कुछ लेना देना है बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ प्लासी से जब बैटल ऑफ बक्सर की तरफ चलेंगे तो ये जो मीर जाफर हैं, ठीक है, मीर जाफर के बाद में जो अगला बंदा रूल करने आता है, बैटल ऑफ बक्सर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, मीर जाफर के बाद में जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स मीर जाफर को क्या करते हैं, उसकी थ्रोन से या उसकी गद्दी से उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो टैक्स रेगुलर पे नहीं कर पाता है ना, टैक्स रेगुलर पे नहीं कर पाता है, उसकी वजह से उसको वहां से हटा दिया जाता है। उसकी जगह ये लोग बना देते हैं, नया नवाब जो बनाते हैं वो बनाते हैं मीर कासिम को। मीर जाफर मीर कासिम में कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे पहले सिराजुद्दौला आ रहे हैं, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आ रहे हैं, और मीर जाफर के बाद में मीर कासिम आ रहे हैं, ठीक है। और ये मीर जाफर जाएंगे बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, ठीक। तो ये मीर जाफर के बाद में मीर कासिम अगले नवाब वहाँ पे नियुक्त होते हैं, और जब ये वहाँ पे नवाब बनाए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। जैसे मीर जाफर यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मीर जाफर यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, इसी तरीके से मीर कासिम भी गिफ्ट देते हैं। मीर कासिम क्या करते हैं, 3 जो हैं रीजन्स, 3 रीजन्स यहाँ पे क्या करते हैं, इनको गिफ्ट कर देते हैं। 3 रीजन्स इनको गिफ्ट करने के बाद में, ठीक, तो वो 3 रीजन गिफ्ट करने के बाद में इनको क्या मिल जाता है, वहाँ की नवाबियत मिल जाती है। अब ये नवाब बन के वहाँ पे बैठ चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि एक कॉन्सेप्ट चला करता था दस्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। दस्तक का मतलब वैसे तो अगर इंग्लिश में देखो जाए तो वारंट होता है, लेकिन क्या हुआ था कि मुगल फरमान एक जारी हुआ था, मुगलों ने जब इन लोग को यहाँ परमिशन दी भारत के अंदर ट्रेड करने की, तो दस्तक को भी अलाउ कर दिया था इन्होंने। दस्तक का मतलब होता है कि अगर आप किसी जगह पे कोई बिजनेस कर लो, ट्रेड कर लो, तो ट्रेड करते टाइम आपके ऊपर कुछ टैक्सेस लगते हैं, उसी टैक्सेस को दस्तक कहा जाता था। अब क्या होता था कि दस्तक जो होता था वहाँ पे बंगाल के अंदर क्या होने लगा था कि जब बंगाल के अंदर ये ब्रिटिशर्स आ गए और ब्रिटिशर्स ने आके वहाँ पे कैप्चर कर लिया उस रीजन को, तो मीर कासिम ने ये देखा कि दस्तक जो टैक्स है वो टैक्स जो है ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है, एक तरीके से दोनों को अलग अलग तरीके से पे करना पड़ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स बंगाल के अंदर बिजनेस या ट्रेड करने आएंगे उनको किसी भी तरीके का कोई दस्तक या टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इंडियन बिजनेस या ट्रेड करने आता है तो उसको ये दस्तक उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो इसका मिसयूज हो रहा था दस्तक का बहुत ज़्यादा। तो मीर कासिम ने क्या करा, सबसे पहले इस दस्तक को ख़त्म
ख़त्म कर दिया। इस दस्तक के टैक्स को ख़त्म कर दिया किसने? मीर कासिम ने। अब मीर कासिम जैसे दस्तक को ख़त्म करेगा तो जिन्होंने इसको नवाब बनाया है वो खुश तो नहीं होंगे इस बात से, क्योंकि दस्तक से तो ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? इसके ऊपर अटैक करेंगे फिर, या इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसको जब हटाने का डर हुआ तो बंगाल की पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद यहाँ की कैपिटल थी। तो इसने क्या करा? मुर्शिदाबाद से कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया और अपनी नई कैपिटल बनाया इसने मुंगेर को। किसको बनाया? मुंगेर को इसने अपनी नई कैपिटल बनाया। मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर कैपिटल को करने वाला कौन था? मुंगेर, मीर कासिम था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो इस चीज़ को याद रखना। रीज़न क्या था? दस्तक रीज़न था कि दस्तक को इसने ख़त्म किया था, उसकी वजह से इसके ऊपर अटैक कर सकते थे ब्रिटिशर, इसलिए इसने अपना कैपिटल चेंज कर दिया। अब कैपिटल चेंज करने के बाद में भी इसको कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे भी इसके ऊपर अटैक किया। जब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये जो था मीर कासिम कहाँ गया? ये अवध का रीजन था। ठीक है, अवध का रीजन था। एक था अवध और एक थी मुगल सत्ता। ठीक है, उसमें मुगल एम्परर की बात होगी, ये दो लोग, और तीसरा कौन हो गया? मीर कासिम हो गया। अब थोड़ा बैटल ऑफ बक्सर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर एक तरफ तो देख लिया अब ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बैटल किस किस के साथ में हो रहा है? ये मीर कासिम जो नवाब था बंगाल का, ये मीर कासिम कहाँ आया था? अवध आया था, अपनी जान बचाने के लिए और सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि अवध उस टाइम पे एक पावरफुल स्टेट था और अवध से ये लोग सपोर्ट चाह रहे थे कि अगर आप सपोर्ट कर देते तो हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सकते हैं। तो ये कहाँ पे आए? शुजाउद्दौला उस टाइम पे नवाब था अवध का, तो शुजाउद्दौला के पास में आए और शुजाउद्दौला ने क्या बोला? फिर इन दोनों ने बैठ के मीटिंग की कि हम दोनों मिलके लड़े, और अगर हम लोग सेंट्रल पावर को भी अपने साथ में ले लेते हैं, सेंट्रल पावर कौन थी उस टाइम? मुगल एम्परर, तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर थे उस समय में। तो ये तीनों ने क्या करा? अपनी एक टीम बना ली, और वो टीम किसके अगेंस्ट में लड़ेगी? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ेगी। उसको बोला गया बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बक्सर जो जगह पड़ती है आपकी बिहार के अंदर पड़ती है, याद रखिएगा आप लोग। तो बिहार की जगह पे क्या हुआ? बक्सर जो जगह थी वहाँ पे एक बैटल लड़ा गया। उस बैटल के अंदर एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी तरफ कौन था? कासिम, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। ये तो लोगों ने टीम बना के अब फाइट इन लोगों के बीच में स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या? बैटल ऑफ बक्सर जब स्टार्ट हुआ, देखो मीर कासिम अगर बंगाल से लड़ते, सिर्फ और सिर्फ बंगाल से लड़ाई लड़ते, ये बैटल लड़ते, तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल ही कैप्चर कर पाते ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। लेकिन मीर कासिम ने क्या बोला? मीर कासिम ने बोला अगर हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को आसानी से हरा सकते हैं। पहले वाले बैटल में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्स्पिरेसी रची थी, मीर जाफर को अपने साइड मिला लिया था। पहला वाला बैटल जो हम लोग बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं, उस बैटल ऑफ प्लासी में तो मीर जाफर को अपने साइड मिला लिया था। अब यहाँ पे किसको अपने साइड मिलाएं? तीनों तो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, तो यहाँ पे किसी को मिलाने के लिए नहीं बचा। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि वो कॉन्स्पिरेसी के आधार पे नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी भारत के अंदर आके कि उसने अब क्या करा? अपने कहीं ना कहीं अपने दम पे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर के अंदर इन तीनों कंबाइंड पावर्स को मिलके हरा दिया। और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ये डिसाइड हो गया पूरी तरीके से कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ये तीनों रीजन अब किसके कंट्रोल में? बंगाल का भी, अवध का भी, और मुगल एम्परर जो पूरी सेंट्रल एक तरीके से अथॉरिटी है, वो सेंट्रल अथॉरिटी भी इन लोग के अंडर में आ गई। अब वो सेंट्रल अथॉरिटी के साथ में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए क्या हुआ था? रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मुंगेर से इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें एक बार देख लेना, वही सारी चीज़ें हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मीर कासिम को असल में करा क्या है उन्होंने? अगर आप एक लफ्ज़ में उसको कहना चाहोगे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना? तो मीर कासिम लौट के कहाँ चले गए थे? अवध की तरफ चले गए थे। अगर अवध की तरफ नहीं जाते और मुगल्स की तरफ नहीं जाते तो मुगल्स अवध तो सेफ रह जाते, लेकिन मीर कासिम ने उन लोगों को भी साथ में लपेटवा दिया, है ना? तो बंगाल और क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथ में कैप्चर कर ली। अब कैप्चर करने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ट्रीटी की इन लोगों के साथ में। क्या ट्रीटी की? उन्होंने बोला अवध, तो उन्होंने क्या करा? शुजाउद्दौला को वापस कर दिया। अवध शुजाउद्दौला को वापस कर दिया, लेकिन कंडीशंस के साथ में कि अवध तो हम आपको वापस कर रहे हैं, लेकिन कंडीशंस ये रहेंगी कि हम आपके साथ में ट्रीटी कर रहे हैं। एक ट्रीटी हुई इन लोगों के बीच में, वो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ
इलाहाबाद। ये 1764 में आपका बैटल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और 1765 के अंदर क्या होती है, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। इलाहाबाद की ट्रीटी शुजाउद्दौला के साथ में भी होती है और ये आपकी मुग़ल एम्परर के साथ में भी होती है, ठीक है। एक तरफ तो मुग़ल एम्परर के साथ में भी हो रही है और एक तरफ शुजाउद्दौला के साथ में भी हो रही है। इन दोनों के साथ में ट्रीटी जब होती है तो ट्रीटी के अंदर जो यहाँ पे मुग़ल एम्परर है, उस मुग़ल एम्परर को ये लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कि एक पेंशन के ऊपर रख देते हैं। पेंशन का मतलब कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे और इतनी सैलरी के बेसिस पे आप लोग अब यहाँ पे गुजारा करोगे। इलाहाबाद और इलाहाबाद का एक रीजन पड़ता है कारा रीजन, ठीक है। एक रीजन और पड़ता है इलाहाबाद के अंदर, यूपी का ही रीजन है कारा रीजन। तो इलाहाबाद और कारा रीजन मुग़ल एम्परर को दे दिया कि आप इसी रीजन के अंदर रहोगे, इससे बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना वही अंजाम होगा जो अभी बंगाल में मीर कासिम का हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने इनको ये इलाहाबाद वाला रीजन, कारा रीजन दे दिया और बोले यहीं पे बैठ के अपना जो हम सैलरी तुमको देते जा रहे हैं वही सैलरी तुम लेते चले जाओ। सैलरी क्या दी इनको, 26 लाख रुपए पर एनम, 26 लाख पर एनम, पूरे साल का इनको 26 लाख रुपया दिया जाएगा इनके खर्चे पानी रहने सहने के लिए, और बाकी बाकायदा जितनी भी कंट्रीगत कलेक्शन आया करेगा वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास में रखा करेगी। मतलब देखो रिवेन्यू कलेक्शन पूरा का पूरा और एडमिनिस्ट्रेशन इनको दे दिया, रिवेन्यू कलेक्शन अपने पास में रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने अवध के अंदर भी किया था। तो ये जो वॉर था आपका एक तरीके से इलाहाबाद की ट्रीटी के साथ में कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो बैटल ऑफ बक्सर इस तरीके से खत्म हुआ। बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू क्या हुआ था कि डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था भारत के अंदर, डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ जब बात आई है, भारत में पहली बार डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। डुअल गवर्नमेंट में एक तरफ होती है निजामत, ठीक है। निजामत का मतलब समझते हो आप लोग कोई? नहीं समझते, चलिए। निजामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पावर या अथॉरिटी जिसके हाथ में रहेगी उसको बोला जाता है निजामत, ठीक है। दूसरी तरफ जो था निजामत के अलावा एक डिपार्टमेंट जो इसके अंदर था वो था रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है जितने भी टैक्स कलेक्शन वगैरह होंगे वो सारे के सारे एक डिपार्टमेंट के पास में आ जाएंगे। तो जितना भी रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास में रख लेगी, क्योंकि इनको तो पैसों से मतलब है। ये भारत में सारा का सारा जितना भी रुपया टैक्स आया करेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास में रखेगी। लेकिन अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन या राजा इन्होंने किसको बना के रखा हुआ है? अभी राजा वो इन्होंने मुगल को ही बना के रखा है, राजा इन्होंने अभी नवाब्स को ही बना के रखा है। तो ये डुअल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन भारत के अंदर हो गई थी, और भारत के अंदर डुअल गवर्नमेंट को फॉर्म करने वाला कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। नाम याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत में डुअल गवर्नमेंट फॉर्मेशन किसके टाइम पे हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव क्या था 1765 के अंदर दोबारा से वापस आ गया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई आपकी, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर कौन कौन सी पावर्स आपस में लड़ रही हैं? वो पावर्स ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये तीन नाम मैंने आपको बताया, ये तीन तो ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कौन कर रहा है यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे हेड कर रहा है, उसका नाम है हेक्टर मुनरो। क्या नाम है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो यहाँ पे इसको लीड कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए ये हो गया। अब मैसूर की तरफ आ जाते हैं। बंगाल के 2 वॉर हो गए हम लोग के, मैसूर के इसी तरीके से 4 वॉर्स हैं, ठीक है। बंगाल के बाद में मैसूर के 4 वॉर्स हैं, एक 67-69 का है, एक 80-84 का है, और एक ये 1992 का, और एक 1799 का है। चलिए, तो मैसूर के बारे में 2 नाम मैंने आपको कौन कौन से बताए थे जिन्होंने मैसूर के ऊपर रूल किया? और हैदर अली, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान की कहानी है इसके पीछे पूरी की पूरी। हम लोग बहुत डिटेल में कहानी पे तो नहीं जाएंगे, हम लोग को बस ये पता होना ज़रूरी है कि बैटल हुए, कौन सी डेट में हुए, और कौन कौन उसमें था उन बैटल्स के अंदर, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या वो ट्रीटी के फॉर्म में हुआ या कैप्चर कर लिया गया है उस जगह को, उसके फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये नीचे पड़े हुए हैं, ये
टीपू सुल्तान या हैदर अली, जिनका कहीं ना कहीं सिंबल था, वो लोग ऊपर है। तो मैसूर से देखने से, इस सिंबल से हम लोग को ये पता लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट रहे होंगे ब्रिटिशर्स के ऊपर, इसलिए ये सिंबल यहाँ पे बनाया गया। चलिए, तो ये मैसूर का रीजन है, आप सबको दिख रहा है मैसूर, ये मैसूर का रीजन है, जो आज के टाइम में कर्नाटका भी बोला जाता है कहीं ना कहीं। तो मैसूर के रीजन के अंदर कौन रूल कर रहा था? हैदर अली ने क्या करा था? इसको इंडिपेंडेंट कराया था। मैंने बताया था आपको 1761 के अंदर हैदर अली ने इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, मुगलों से अपने आप को अलग किया, और साथ ही साथ में वडियार डायनेस्टी का चिका कृष्णा राजे यहाँ पे रूल कर रहा था। उस वडियार डायनेस्टी के रूलर को हटा के अपना रूल यहाँ पे स्टैब्लिश किया हैदर अली ने। अब हैदर अली यहाँ पे रूल कर रहा है, तो हैदर अली के मैसूर के अंदर भी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके ट्रेड करने के लिए आए, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये चीज पता थी कि अगर सदर्न एरिया के अंदर कैप्चरिंग करनी है हमको, तो सदर्न एरिया को कैप्चर करने के लिए हमको मैसूर से लड़ना पड़ेगा, है ना। तो मैसूर से लड़ने के लिए, इवन मैसूर उनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि उन्होंने पूरे एशिया के अंदर अपना सबसे बड़ा दुश्मन या विलन बना दिया था। किसको? मैसूर को बना दिया था कि मैसूर को किसी भी हाल में हमको जीतना है, एट एनी कॉस्ट। उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कई सारी कोशिशें की। वो सारी कोशिशें आप लोग 4 वॉर के अंदर देख सकते हो कि 4 वॉर्स इनको कहीं ना कहीं लड़ने पड़े, सिर्फ 2 रूलर से, एक हैदर अली से, एक टीपू सुल्तान से, तब जाके ये लोग यहाँ पे इनको हटा पाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक। पहला जो रूलर वॉर हुआ हमारा, उस वॉर की डेट याद रखो, सबसे पहले तो 1767 से 69, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर ये हुआ था कि हैदर, मैंने वही रीजन बताया आपका, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैप्चर करना चाह रहे थे मैसूर को, कि मैसूर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो चलो तुम रख लो, लेकिन हमको रिवेन्यू कलेक्शन की पावर दे दो, है ना। इसको लेके इन लोग ने क्या करा, पहले वॉर को स्टार्ट कर दिया 1767 से 69 में। हैदर अली के ऊपर इन्होंने अटैक किया, हैदर अली ने इनके ऊपर वापस अटैक कर दिया। जब हैदर अली ने इनके ऊपर वापस अटैक कर दिया, तो ये बहुत बुरी तरीके से वहां से भागे, और भागने के बाद में इन लोग ने कहीं ना कहीं वहां से निकले मैसूर से, और मैसूर से अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हैदर अली ने वहां से भगा दिया। तो पहले वॉर में जो विक्ट्री हुई वो किसकी हुई? हैदर अली की हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सी रीजनल स्टेट है इन सारी में से जिसके वॉर के अंदर वहां पे इसको हराया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया गया, ठीक है। तो वो हराया किसने था? हैदर अली ने, पहले एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर। अब जब हरा दिया गया तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इनसे आके अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ एक ट्रीटी कर लो, और उस ट्रीटी के बदले हमको थोड़ा सा तो रीजन दे दो कहीं ना कहीं। तो इन्होंने क्या करा, उनके साथ में क्या किया, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास, जब वॉर खत्म होगा तभी तो ट्रीटी होगी, 1769 में ये ट्रीटी हो जाती है। पहला वॉर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड मैसूर वॉर की तरफ आ जाते हैं। सेकंड मैसूर वॉर 80 से 84 के बीच में होता है। पहला देखो 67 से 69, दूसरे में देख लो आप 80 से 84, गैप है अच्छा खासा। तो मतलब 80 से 84 तक का इनको वेट करना पड़ा उसके लिए, हैदर अली को दोबारा फेस करने के लिए। तो हैदर अली को इन लोग ने दोबारा फिर से कहीं ना कहीं अटैक करने आए और बोले कि हमको क्या करना है, उसको मैसूर को अपने कंट्रोल में लेना है किसी भी तरीके से। तो मैसूर को कंट्रोल में लेने के चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने फिर से हैदर अली के ऊपर अटैक किया और ये वॉर चलता रहा। वॉर चलने के दौरान क्या हुआ, 1782 के अंदर जो हैदर अली था उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। हैदर अली की डेथ हो जाती है स्किन डिजीज की वजह से। स्किन डिजीज का नाम कलपक्कम था कुछ, उसका आपको नाम याद रखना नहीं है, ठीक है। बस इसकी डेथ हो जाती है किसी स्किन डिजीज की वजह से 1782 के अंदर। वॉर अधूरा है अभी, 1780 से 84 तक वॉर चल रहा है। तो इस वॉर को अपने हैंड ओवर कौन, मतलब किसके हैंड ओवर हो जाता है, ये सीधा टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान बेटा था हैदर अली का, तो टीपू सुल्तान इसको अपने हाथ में ले लेता है और टीपू सुल्तान क्या करता है, इन लोग के ऊपर फिर से अटैक करके और उसको फिर से कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट प्रूव कर देते हैं ये लोग मैसूर अपने आप को, है ना। तो टीपू सुल्तान यहाँ पे जब पहली बार इन लोग के साथ में वॉर लड़ता है तो ये पहली बार रॉकेट का यूज करता है। किसका यूज करता है, पहली बार रॉकेट का यूज करता है। पूरे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इवन इंडियन क्या पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कब 1782 के अंदर पहली बार क्या हुआ था, रॉकेट का यूज हुआ था। पूरे वर्ल्ड में पहली बार जब रॉकेट का यूज हुआ तो ये लोग देख के घबरा के भागे वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी बंदा लाया कहाँ से, ठीक है। तो वो जो था इनका कहीं ना कहीं फ्रेंच जो था, फ्रेंच के साथ में अच्छे रिलेशन, यस अच्छा रॉकेट कैसे,
हाँ देखो, रॉकेट को जो यूज़ किया था पहली बार पूरी दुनिया के अंदर, वो नाम जाता है टीपू सुल्तान को फेवर जाता है कि इस वॉर के अंदर किसी ने रॉकेट को यूज़ किया था। रॉकेट जैसा आप आज के समय में देखते हो, ठीक है, रॉकेट का मतलब वो ये नहीं था कि रॉकेट को ज़मीन से लैंड करा के, मतलब ज़मीन से निकाल के सीधा का सीधा ऊपर लैंड करा दिया आसमान की तरफ। रॉकेट से हमले भी होते हैं, आज के टाइम में भी आप लोग देखते हो, ठीक है, रॉकेट से हमले भी होते हैं, हवाई हमले भी होते हैं। और उन हवाई हमलों में मूवीज़ में देखा होगा आप लोग ने, मूवीज़ के अंदर जब बाबर आवर एंट्री किया था तो बाबर आवर के टाइम पर तोपें चला करती थी, जिस तरीके से तोप वगैरह हुआ करती थी, तो उसी तोप की फॉर्म में रॉकेट को उस समय में यूज़ किया जाता था। तो रॉकेट एक उसी का फॉर्म था कहीं ना कहीं। आज के टाइम में एडवांस रॉकेट है, ये वो एडवांस रॉकेट उस समय का नहीं है, लेकिन रॉकेट ही यूज़ किया गया था, ये पहला वर्ड इसी समय में आया, ठीक है। तो रॉकेट को पहली बार उसने यूज़ किया था। ये आप लोग देखना, थोड़ा बहुत गूगल पर सर्च करोगे तो आप लोग को उसकी इमेज दिख जाएगी। यहाँ भी मैंने इमेज लगाई नहीं है उसकी, तो इमेज देखोगे वो इमेज दिख जाएगी। हाँ, आज के टाइम में गाइडेड रॉकेट चलते हैं। उस समय में क्या होता था, उस समय में रॉकेट अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है तुम लोग को, रॉकेट बने कैसे। देखो, जो मैसूर का रीजन था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैसूर का जो रीजन था, कर्नाटका का रीजन, वो कर्नाटका का रीजन मैसूर का इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं जितने भी हथियार बना करते थे उनके लिए जाना जाता था। अब मैसूर में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स बना करते थे। अब उन इक्विपमेंट्स के अंदर सिर्फ रॉकेट एक इकलौती चीज़ नहीं है जो वहाँ पे कहीं ना कहीं बना था। मैंने क्या बोला, फ्रेंच से ये लोग कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन अच्छा था, फ्रेंच से, टर्की से, इन सब से इनके रिलेशन अच्छे थे मैसूर वालों के, तो ये उनकी भी हेल्प लिया करते थे इन सारी चीज़ों को बनवाने के लिए। तो वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी भारत तक पहुँचती थी वो यहाँ से भी पहुँचा करती थी। भारत के अंदर इन्होंने इस्टेब्लिश किया, भारत के अंदर बनाया रॉकेट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रॉकेट को पहली बार यूज़ इन्होंने किया था वॉर के दौरान, जो कि 1782 के अंदर यूज़ किया। और 84 में क्या हुआ, इन लोग को छोड़ के जाना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को, मैसूर को। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो, ठीक है, इतनी डिटेल में मत जाओ। रॉकेट कैसे बने, है ना, वो साइंस वाले सर से पूछ लेना आपने, रॉकेट कैसे बने। चलिए, तो क्या हुआ इसके बाद में, जब रॉकेट का इसने पहली बार यूज़ किया, तो रॉकेट को यूज़ करने के बाद में ये लोग यहाँ से चले गए और इन्होंने फिर से क्या करा, एक ट्रीटी साइन की, वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। आपको क्या याद रखना है, वॉर किस किस के बीच में था, ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर मैसूर के बीच में, और उस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, और रिजल्ट के बाद में फाइनल ट्रीटी क्या हो रही है। ट्रीटी तभी होगी जब वॉर एंड होगा, तो 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर क्या होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर फिर से क्या करते हैं ये लोग, अब की क्या करते हैं, टीपू सुल्तान के ऊपर एक आरोप लगा देते हैं कि आपने क्या करा, फ्रेंच की हेल्प ली है, ठीक है, फ्रेंच के साथ में आपने पूरी तरीके से हमारे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी की है। ये आरोप लगा के ये लोग क्या करते हैं, मैसूर के ऊपर से वापस से अटैक कर देते हैं। टीपू सुल्तान मना करता है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, ना ही किसी से कॉन्स्पिरेसी में हाथ मिलाया है। तो इन्होंने क्या करा, इसके ऊपर अटैक कर दिया। जब अटैक कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है टीपू सुल्तान, किसको, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है, और वहाँ पे एक लिबर्टी ट्री लगाता है, ठीक है। लिबर्टी ट्री का मतलब कि जो जनता है उसकी, ठीक है, जो उसके अंडर में पीपल रह रहे हैं, उन पीपल को उनको क्या देना था, फ्रीडम देनी थी। उस फ्रीडम को देने के लिए उसने वहाँ पे एक लिबर्टी ट्री लगाया कि वो वहाँ पे उस समय की डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहता था। वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो वर्ल्ड के अंदर रिवॉल्यूशंस चल रहे थे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस समय सक्सेसफुल भी हो गया था। अगर आप डेट देखो 1790 के आसपास की चल रही है, तो इस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल भी हो गया था, तो उसको भी इसने भारत के अंदर सेलिब्रेट किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। यही सब चीज़ें देख के क्या करा, ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, टीपू सुल्तान अब यहाँ पे ट्रीटी कर लेता है, और वो ट्रीटी कौन सी कहलाती है आपकी, श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे टीपू सुल्तान थोड़ा वीक पड़ जाता है, और वीक पड़ने के पीछे रीज़न ये हो जाता है क्योंकि टीपू सुल्तान के दो छोटे छोटे माइनर चाइल्ड थे, उन दोनों चाइल्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में ले लेती है उनको, और उसके बदले में इनसे एक ट्रीटी को साइन करवा लिया जाता है, जिसको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बोला गया, ठीक है। थर्ड वॉर के अंदर ये हुआ। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के समय, यस,
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स को जीता हुआ बोला जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मजबूर कर दिया था टीपू सुल्तान को कि वो आके ट्रीटी करे। पहले ये लोग मैसूर वाले उसको मजबूर कर दे रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आके ट्रीटी करे, लेकिन थर्ड वाले वॉर के अंदर टीपू सुल्तान को मजबूर कर दिया गया। तो उसके अंदर क्या हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स प्रोमिनेंट रहे वहाँ पे और ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी को साइन करवा दिया। ठीक है, चलिए फोर्थ। हाँ, अच्छा, जो अंडरलाइन करा हुआ है वो भेजना है? नहीं, ये सर मतलब अंडरलाइन के साथ पीपीटी जो भी मतलब पेन से कुछ भी मतलब मैं यहाँ पे जो अंडरलाइन करता हूँ इसी फॉर्म में आपको चाहिए पीपीटी, ये बोलना चाह रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फॉर्म। चलिए मैं कोशिश करूँगा आज का क्लास ओवर होने के बाद में, अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं ऐसे ही भेज देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जब होता है तो ये डेट है 1799। ये डेट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि भारत के अंदर गवर्नर जनरल्स अपॉइंट होना शुरू हो चुके थे। वो तो 1757 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस समय में क्या हुआ, 1799 के अंदर एक गवर्नर था, उसका नाम था लॉर्ड वेलेज़ली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेज़ली। अभी आगे आप देखोगे जब हम लोग गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे, अभी समझ लो क्या है यहाँ। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने क्या करा, भारत के अंदर आके सब्सिडरी अलायंस को क्या करा, यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस को लागू कर दिया लागू। ठीक है, अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये हुआ, जब इसने यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस को लागू किया, अभी बहुत शॉर्ट में समझ लो, आगे डिटेल में बता दूंगा। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि जिस रीजन के ऊपर या जो सब्सिडरी अलायंस को साइन कर देगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में किसके अंडर आ जाएगा? ब्रिटिश पावर के अंडर आ जाएगा। मतलब ब्रिटिश पावर उनसे जो डिसीजन लेने को कहेगी वो मजबूर होंगे उन डिसीजन को लेने के लिए। अभी हमको सब्सिडरी अलायंस में इतना समझना है, जब लॉर्ड वेलेज़ली को पढ़ेंगे तब हम सब्सिडरी अलायंस को समझ लेंगे। ठीक है, तो मैसूर ने क्या करा, सब्सिडरी अलायंस को साइन करने से मना कर दिया कि हम सब्सिडरी अलायंस को साइन नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत क्लियरली सब्सिडरी अलायंस को मना कर दिया। जब इन्होंने मना करा सब्सिडरी अलायंस को साइन करने से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अटैक करा तो वहां पर टीपू सुल्तान ने क्या बोला कि मैं किसी भी तरीके से अपनी जो भी है सब स्टेट को या मैसूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं कर सकता, और अंग्रेजों के हवाले ना करना मेरे को अच्छा ये रहेगा कि मैं क्या करूं, एक वॉर फील्ड में आके आपसे वॉर लड़ लूं। तो इन्होंने 1799 में क्या करा, वॉर लड़ा। और वॉर लड़ते समय में क्या हुआ, टीपू सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ये टीपू सुल्तान की यहाँ पे डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद में ये मैसूर जो था फाइनली किसके कंट्रोल में आ जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में मैसूर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले बंगाल आ गया था कंट्रोल में, अवध कंट्रोल में कहीं ना कहीं आ चुका था, अब क्या आ गया है कंट्रोल में? मैसूर भी कंट्रोल में इनके आ चुका है। ये सदर्न एरिया की जो ये लोग ड्रीम देखा करते थे कि अगर पूरे साउथ के ऊपर हमको किसी भी तरीके से ट्रेड करके या रूल करना है तो ये मैसूर को जीतना जरूरी है, तो इन्होंने उस मैसूर को यहाँ पे 1799 के अंदर जीत लिया। ठीक है, चलिए मराठास के ऊपर आ जाते हैं। मराठास भी अपने आप में एक प्रोमिनेंट बहुत पावर थी, जो कि बात हम लोग करते हैं कि अगर कोई पावर यहाँ पे रूल करती मुगल्स के बाद में तो वो मराठास हो सकते थे, लेकिन कुछ फॉरेन इन्वेजन ने इनको इतना वीक कर दिया कि जिसकी वजह से मराठास यहाँ पे नहीं रुक पाए। अब इनका भी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कुछ बैटल हुए। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट बैटल इनका जो हुआ है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेके 1782। ठीक है, सेकेंड वाला जो हुआ है आपका 1803 से 1805, और थर्ड वाला जो हुआ है 1817 से लेके 1818। जब ये 1818 वाला वॉर होता है तो यहाँ से बोला जाता है कि मराठा पावर यहाँ से पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई या फिनिश हो गई, खत्म हो गई। मतलब खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जनरेशन एंड हो गई, मतलब रूलिंग जो उनके हाथ में रहा करती थी किसी एक रीजन की, महाराष्ट्र के रीजन की, वो रीजन की पावर उनके हाथ से पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बस ये डिटेल में देख लेना, क्योंकि आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि पहला जो मराठा वॉर हुआ था उसका ईयर आपको बता दिया 1775 से 82 के बीच में। अब वो किस किस के बीच में हुआ था? ठीक है, तो क्या हुआ था, ये मराठास। ठीक है, अब मराठास के बीच में आपको नाम याद रखना है, नाना
फैडनेविस। नाना फैडनेविस थे। नाना फैडनेविस ने क्या करा था, इनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं मराठास ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस आप कह सकते हो नाना फैडनेविस, मराठास की तरफ से इन्होंने इसको किया था। अब इनको यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, उसको बोला गया ट्रीटी ऑफ सालबाई। और ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंदर ये बोला गया कि दोनों पावर एक दूसरे को हेल्प करेंगी, ब्रिटिशर्स भी और साथ में कौन, मराठास भी। दोनों अगर कोई ऐसा बात आया करेगी, किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट आया करेगा या कोई आउटर पावर भारत के ऊपर अटैक करेगी, तो दोनों मिलके उसके लिए लड़ेंगे। पहले वॉर के अंदर ये हो गया। सेकेंड वॉर हुआ 1803 से लेकर 1806 5, ठीक है। तो 1805 तक जब ये सेकंड वाला वॉर हुआ तो इसके अंदर क्या बोला गया, ब्रिटिश और जो मराठा थे उसके अंदर देखो कौन कौन आ रहा है। अब यहाँ पे दौलत राव सिंधिया का नाम याद रखिए आप, और रघुजी भोसले का नाम याद रखिए, ठीक है। दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले ये दोनों थे, और अगेंस्ट में कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके अगेंस्ट में। तो ट्रीटी ऑफ बसीन यहाँ पे हो जाती है, जैसे यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसीन हो जाती है। और ट्रीटी ऑफ बसीन में ब्रिटिशर्स को क्या होती है, बहुत सारी टेरिटरीज जो होती हैं मराठास की, महाराष्ट्र के एरिया की, जिनके ऊपर रूल करा करते थे ये, तो वो महाराष्ट्र रीजन की टेरिटरीज इनके कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तीसरे वॉर पे आ जाओ। तीसरा वॉर होता है 17 में और 18 के अंदर, ठीक है। 17 और 18 के अंदर क्या होता है, जितनी भी मराठास पावर है, ठीक है, बहुत सारी मराठास पावर थे, 5 मराठास पावर 5 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे, पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये पांचों पावर्स क्या होती हैं, कलेक्टिव वे में लड़ती हैं, किसके अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। अब जब ये कलेक्टिव वे में लड़ती हैं, तो कलेक्टिव वे में जब लड़ती हैं, तो कलेक्टिव वे में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हरा दिया, तो कलेक्टिव वे का मतलब मराठा पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये कलेक्टिव वे में लड़ी आके, और लड़ने के बाद में मराठा पावर को पूरी तरीके से इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे हरा के बाहर का रास्ता दिखा दिया, और यहाँ से मराठास पावर भी खत्म हो गई, ठीक है। भारत के अंदर क्या हुआ, मराठास पावर भी खत्म हो गई। अब एक रीजन देखो, अगर भारत की बात करो आप, तो अगर हम लोग नॉर्दर्न रीजन में बात करिए, नॉर्थ रीजन के अंदर अवध था, और मुगल एम्परर कहीं ना कहीं वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ करते थे, तो इन्होंने इसको भी वहाँ पे कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद में बंगाल वाला जो रीजन था, उसको तो पहले से ये लोग अपने कंट्रोल में ले चुके थे। तो वो ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, और उसके बाद सदर्न रीजन। सदर्न रीजन के अंदर पूरा मैसूर इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब इनके पास सिर्फ एक रीजन बचा था, वो था वेस्टर्न रीजन। अगर वेस्टर्न रीजन को ये किसी तरीके से कंट्रोल कर ले, तो पूरा भारत इनका है ना, ये बात हो गई क्लियर। तो अब इन्होंने क्या करा, 6 के ऊपर कहीं ना कहीं टारगेट किया, पंजाब को जीतने की कोशिश करी। अब पंजाब को जीतने के लिए इनको क्या करना पड़े, पंजाब के साथ में भी 2 बैटल लड़ने पड़े। पहला बैटल फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कहलाया, और वो था 1845 से लेके 1846 तक, ठीक है। 1845 से 1846 तक रणजीत सिंह जो थे, 1839 में इनकी डेथ हो चुकी थी। सिख रूलर में सबसे प्रोमिनेंट रूलर यही कहलाया, क्योंकि इन्होंने सिख पावर को या पंजाब को पूरा प्रोमिनेंट वे में और बहुत ही खास बना के पंजाब के ऊपर रूल किया, ठीक है। तो ये रणजीत सिंह जब 1839 में मर जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, तो इनकी डेथ से पहले 1809 के अंदर एक ट्रीटी होती है, एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी का नाम आप लोग याद रखना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब होती है, 1809 के अंदर। किस किस के बीच में होती है, ये होती है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रणजीत सिंह, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हो रही है, 1809 के अंदर। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ब्रिटिशर्स ये क्लेम करते हैं कि हमको क्या था, सतलज का जो, सतलज पंजाब के अंदर जो रिवर वहाँ से बह रही है, उस रिवर का एरिया जो था, हमको यहाँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर में रणजीत सिंह देके गए। इन्होंने इसको लेके क्या करा, इनके ऊपर अटैक कर दिया पंजाब के ऊपर, कि पंजाब का जो सतलज वाला रीजन है, कि आपने क्या करा है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात को ना मान के उसका उल्लंघन किया है, इसलिए हम आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब इन्होंने जब अटैक करा इसके ऊपर, तो अटैक करते टाइम देखिए रूलर वहाँ पे दिलीप सिंह था। कौन था रूलर, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह एक छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, ठीक है। 7-8 साल का छोटा सा बच्चा था, रणजीत सिंह का बच्चा था वो। और रणजीत सिंह की वाइफ जो थी, ठीक है,
ये है जिंदर कौर, ठीक है। जिंदर कौर इनकी वाइफ थी। तो दलीप सिंह को इन्होंने क्या करा था, कहीं ना कहीं अपने अंडर में रख के और उनसे रूल करा रही थी, ठीक है। एक्स फैक्टर रूलर कहते हैं जिसको हम लोग कहीं ना कहीं, तो उनसे रूल करा रही थी, उनको रूलर अपॉइंट करके, और ये खुद वहाँ पे रूल कर रही थी। तो दलीप सिंह के अंडर में जब अटैक किया गया तो दलीप सिंह तो बहुत छोटा है और दूसरी तरफ कौन है, जिंदर कौर है, ठीक है। तो उस वॉर को लड़ना इन लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो गया। अब सपोर्ट कौन करेगा, जो कमांडर इन चीफ होंगे, सेनापति वगैरह होंगे वहाँ पे उस टाइम में, जैसे बैरम खान ने अकबर को सपोर्ट किया था। तो उस तरीके से सपोर्ट करने वाले इनके पास में दो लोग थे, एक थे लाल सिंह और एक थे तेजा सिंह। उनमें से लाल सिंह ये दिख रहे हैं हमको। तो लाल सिंह तेजा सिंह ने क्या करा, इन्होंने क्या करा, कॉन्स्पिरेसी रच ली है किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में, और ब्रिटिशर्स को फेवर दे दिया कहीं ना कहीं कि पंजाब के रीजन पे आप अटैक करो, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो तेजा सिंह और लाल सिंह ने छुपा छुपाए क्या करा, पंजाब को क्या करा, वहाँ से ब्रिटिशर्स ने जब उनके ऊपर अटैक करा तो इन्होंने कोई भी तरीके का कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया जिससे कि बचाया जा सके पंजाब को, और इन्होंने पंजाब को बहुत आसानी से हारने दिया। तो जब पंजाब हार जाता है, यहाँ पे हारने के बाद में क्या होगा, दिलीप सिंह नहीं मरे थे, दिलीप सिंह छोटे थे, अभी काफ़ी छोटा बच्चा था, बताया जैसे मैंने। तो दिलीप सिंह फर्स्ट वॉर के अंदर नहीं मरे थे। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करा गया था, ये बोला गया था कि हम तुमको रहने देते हैं, रूलर तुम ही बन के रहो, हमको रूल नहीं चाहिए पंजाब का, लेकिन आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसी पावर के अंदर रहोगे जब तक 16 साल के नहीं हो जाओगे। इन्होंने बोला जब तक दिलीप सिंह 16 ईयर्स का नहीं हो जाएगा तब तक उसको हम यहाँ रहने देते हैं, उसके बाद हम इसको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेज देंगे, ऐसा बोला गया दिलीप सिंह को। और दिलीप सिंह को वहीं रहने दिया, जिंदर कौर को भी वहीं रहने दिया, इन दोनों को वहीं रहने दिया। और रहने के बाद में जैसे ये लिखा हुआ भी है, आप देख लो, ठीक है, तो ये आप लोग देख लोगे। उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट वॉर के अंदर पंजाब ने क्या करा, अब पंजाब ने बोला कि जिस तरीके से इन्होंने कैप्चर पूरे पंजाब को कर लिया है वो कैप्चर करना हमको पसंद नहीं है। तो पंजाब ने क्या करा, वापस से अटैक करने की कोशिश करी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पंजाब ने अटैक करने की कोशिश करी तो पंजाब को तो ये लग रहा था कि तेजा सिंह और लाल सिंह ये इसके साथ में ही हैं, जो इनके कमांडर्स हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको ये चीज़ नहीं पता थी कि तेजा सिंह लाल सिंह ने पिछली बार पंजाब का साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था पंजाब के अगेंस्ट में। तो फिर से क्या करा गया, अटैक करा गया इन्होंने इसी के भरोसे में। तेजा सिंह लाल सिंह ने फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर दिया, और इस बार सपोर्ट करने में क्या हुआ कि जो सेकंड वॉर आपका होता है, उस सेकंड वॉर के अंदर पहले वॉर की ट्रीटी ऑफ लाहौर याद रखना आप, पहले वॉर की जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी ऑफ लाहौर, वॉर खत्म हुआ, ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। सेकंड वॉर जब होता है तो सेकंड वॉर में फाइनली पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को कैप्चर कर लेती है और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। अब जो ये थे आपके दिलीप सिंह, आपने पूछा कि वो मर गए थे क्या, मरे नहीं थे, उनको इन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए क्या करा, बाहर भेज दिया, ठीक है। क्यों भेज दिया करते थे ये हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि अगर उसी रीजन में ये रहते रहेंगे तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके एक इमोशंस जाग जाएंगे कि हमारे ये रूलर थे, बताओ इनकी क्या हालत कर दी आज के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट हो सकता है। तो उस रिवॉल्ट से बचने के लिए रूलर को ही वहीं से हटा दिया जाता था, तो रूलर को वहाँ से हटा दिया, हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ से हटा के भेज दिया गया। तो ये इस तरीके से आपका जो था सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर जो था वो यहाँ से आपका फिनिश हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ पूछो। जब भी कोई वॉर होता था तब हमेशा ट्रीटी साइन होती थी। हाँ जी, जब वॉर का कोई, हाँ सर, तो जैसे जब पहली तो वॉर मैक्सवेल चेंज किया था, तो फिर सर उन्होंने ट्रीटी क्यों साइन करे, अगर वो ना साइन करते तो क्या होगा? देखो, अगर वो साइन नहीं करते ट्रीटी को तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा खून खराबा होता, लड़ाई झगड़ा होती, ब्रिटिशर्स मानते नहीं उस चीज़ को और वो बार बार अटैक करते रहते हैं। अगर कोई अटैक करेगा हमारे ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जीत भी जाएंगे, जीतने के बाद भी लॉस तो हमारे स्टेट का होगा। ब्रिटिशर्स तो बाहर ही हैं, बाहर से आएंगे, लूटपाट मचाएंगे, अटैक करेंगे, चले जाएंगे। तो मैसूर इसलिए, हाँ यस 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 सर, इंडिया में ब्रिटिश ने पहले से कैप्चर किया था, तो सर मैसूर जीते थे, तो उन्होंने उस ट्रीटी में उन जगहों को क्यों नहीं दिया, उन्होंने अपना दे दिया थोड़ा सा पार्ट। मैसूर ने अपना पार्ट क्यों दे दिया?
सर वो तो जीते थे। हाँ वो जीते थे, मैसूर तो जीत गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर को जीतेगी तो वो पार्ट को ले लेगी। इस तरीके से मैसूर के अलावा जहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, वो जिस रीजन के ऊपर अटैक करेगी, जीतने की कोशिश करेगी, उसको वो रीजन मिल जाएगा। हाँ सर जब मैसूर जीता था तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन की थी, मैसूर का ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक छोटा सा पार्ट मिल गया। हाँ ठीक है सर तो ऊपर मैसूर जीता था तो उन्होंने वो ट्रीटी साइन की। मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हो, क्या पूछ रहे हो? मैसूर जीता था तो उसने अपना पार्ट क्यों दे दिया? मैसूर जब जीता था उन लोगों ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पार्ट क्यों दे दिया, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर जब मैसूर बहुत जीता था पहला, हाँ तब ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने अपना छोटा सा पार्ट क्यों दिया? अच्छा, जब खुद जीत गए थे वो, उसके बाद भी उन्होंने अपना पार्ट क्यों दे दिया था, ये बोल रहे हो? ठीक है, देखो मैसूर जब वहाँ पे जीत गया था, हैदर अली ने उसको अटैक करके कैप्चर अपने हाथ में ले लिया था, तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैसूर ने ये बोला, उनके साथ में ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, आपको याद होगा जो पहली ट्रीटी हुई है। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर उन्होंने ये बोला कि हम आपको एक रीजन दे देते हैं ट्रेड करने के लिए, आप ट्रेड ही तो करना चाहते हो। उन्होंने उनसे पूछा आप ट्रेड ही तो करना चाहते हो, तो फालतू में वायोलेंस या खून खराबा करके मेरी जनता को क्यों परेशान करना, आप इतना पोर्शन ले लो और उसके ऊपर ट्रेड करते रहो चुपचाप। और अगर आप फोर्टिफाई करने की कोशिश करोगे या एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करोगे, तब ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने शांति समझौता, एक पीस एग्रीमेंट उनके साथ में किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। आज की अगर आप इंटरनेशनल कंडीशंस देखते हो तो कभी दो कंट्रीज आपस में लड़ाई लड़ती हैं क्या? नहीं लड़ती है ना। वो क्या करते हैं, ट्रीटी तो साइन करते हैं कहीं ना कहीं, और उस ट्रीटी को साइन करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई इतना एरिया तुम ले लो, इतना एरिया हम ले लें। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अच्छा इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो। अगर इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक करा तो वो भारत का क्या बिगाड़ पाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भारत एक अटैक में पूरे पाकिस्तान को उड़ा सकता है ना। और अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो मैक्सिमम नॉर्दर्न एरिया को हमारे डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान से कभी क्यों नहीं लड़ता है? क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि हम लोग एक पीस एग्रीमेंट के बेसिस पे चलना चाहते हैं। हमको शांति चाहिए, पीसनेस चाहिए हमको, और वो पीसनेस की वजह से कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही ना, थोड़ा ही नुकसान होगा। नॉर्दर्न एरिया हमारा जाएगा, लेकिन जाएगा तो ऐसी चीज़ों में पड़ना ही काहे के लिए। इसलिए पीसफुल एग्रीमेंट को हमेशा क्या करा जाता है, एक फेवर दिया जाता है कि पीसफुल एग्रीमेंट को हमेशा ऊपर रखिए आप, और उसके बाद में अगर सारी चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं तब आप लोग बाद में इन्वॉल्व होइए। जैसे कि मैसूर के अंदर हुआ, पहली बार में पीसफुल एग्रीमेंट, दूसरी बार में फिर एक पीसफुल एग्रीमेंट, चलो ठीक है। तीसरी बार में नहीं माने तो अटैक हुआ, वॉर हुआ, लड़ाई हुई, और फिर कैप्चरिंग चालू हो गई। ये हुआ। अगर थर्ड या फोर्थ वॉर के अंदर मैसूर पावरफुल रहता तो मैसूर क्या करता, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अधिकार या राइट्स उसने यहाँ पे ले लिए थे मैसूर में, वो भी उनसे लेके वापस और वहाँ से भगा देता उनको, ये कर देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? यस। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो थे हमारे, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लगभग 50 गवर्नर जनरल से हम लोग, अगर हम लोग इसके अंदर देखें गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉय जो भी हुए हमारे, लगभग 50 हैं। जैसा तो इसमें देखने में भी लग रहा है हम लोग को, इतने ढेर हैं कि देख में भी नहीं रहे हम लोग को, हैं। तो क्या करना है हम लोग को, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स को पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जिनका कहीं ना कहीं रोल रहा है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो हम ऐसे ही गवर्नर जनरल्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 3 चीजें याद रखनी है, वो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले भारत के अंदर गवर्नर्स होना स्टार्ट हुए, गवर्नर्स का नाम बदल के रख दिया गया गवर्नर जनरल्स, ठीक है, गवर्नर का नाम बदल के रख दिया गया गवर्नर जनरल्स, और इन्हीं का नाम बदल के रख दिया गया फिर वाइस रॉय, ठीक है। ये तीनों सेम पर्सनैलिटी ही हैं, ठीक है, बस पोस्ट का नाम चेंज हो गया। तो कभी गवर्नर्स, कभी गवर्नर जनरल्स, कभी वाइस रॉय। मेरे मुंह से कुछ भी निकलेगा, आप लोग क्या समझोगे, यही इन्हीं की बात चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहला गवर्नर भारत के अंदर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत के अंदर आया, और भारत के अंदर आने के बाद जो बैटल ऑफ प्लासी की बात हम लोग कर रहे थे 1757, तो ये 1757 के बैटल के लिए ही भारत में आया था, और इसको वहां पे क्या करा जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है 1757 से 60 तक, ठीक है। अब ये पहले फॉर्म, तो पहला जो अपना वो होता है टर्म
इस टर्म में रहता है, दूसरे टर्म में फिर से वापस आता है 1765 से लेके और 67 तक दूसरी बार। जो आपको याद होगा इलाहाबाद ट्रीटी 1765 की हम लोग बात कर रहे थे, तो 65 में आके इसने इलाहाबाद ट्रीटी साइन की थी और उसके अंदर डुअल गवर्नमेंट को लाने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, इसलिए इसके अंदर ये जाना जाता है। अब इसके टाइम में हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जो गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे वो गवर्नर जनरल्स को हम लोग डेट, उनकी जो भी आने की हायरार्की है, क्रोनोलॉजी क्या है उनकी, और क्या क्या मेन इवेंट्स हुए हैं उनके टाइम में, उन इवेंट्स को हम लोग ऐसे करके पढ़ेंगे। सारे इवेंट्स यहाँ से ऐसे करके पढ़ते चलेंगे, हर गवर्नर्स के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री पढ़ने के बहुत से तरीके हैं, मेरा जो तरीका है वो ये है कि गवर्नर जनरल पकड़ के उसके टाइम के जो बहुत ज़्यादा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी घटनाओं पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसी के अंदर सारी की सारी बातें आपकी हो जाती हैं। जैसे आप 1757 या 1765 या 67 में इस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में जो हुआ होगा उसकी बात, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हम लोग ने पढ़ लिया पूरा का पूरा 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुआ। कंट्रोल ओवर मैसूर 1761 में कंट्रोल का मैसूर किसने ले लिया था? कंट्रोल मैसूर को हैदर अली ने। हैदर अली ने चिका कृष्णा राजा वटिया डायनेस्टी को हरा के कंट्रोल ले लिया था अपने हाथ में 1761। 1765 इलाहाबाद ट्रीटी जो हम लोग ने अभी बात की, इलाहाबाद ट्रीटी भी हो गई इस समय की। और 1767 में एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गया था पहला वाला, तो एंग्लो मैसूर वॉर को भी हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो ये किसके समय में हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव के। सेकंड जो हमको बाद में पढ़ना है वो है हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे कि इनका टाइम पीरियड हमको याद होना चाहिए क्या है, 1773 से लेके 85। अब हमने जैसे ही गवर्नर पकड़ा, गवर्नर पकड़ते ही हमको उनके टाइम के इवेंट्स याद कर लेने हैं तुरंत। जैसे रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे थे, उसके बाद में इनके समय के हम लोग को क्या करने हैं, सारे के सारे इवेंट्स को हमको याद कर लेना है। ठीक है, अब इनके समय के इवेंट्स देख लो बहुत जल्दी जल्दी से। कौन कौन से? 1772 के टाइम पे एक इजारेदारी या क्विंकुनल सिस्टम आया था। ठीक है, इजारेदारी, क्विंकुनल सिस्टम या वॉरेन हेस्टिंग के टाइम की जो भी चीज़ें हैं। अभी तो टाइम ओवर हो गया है, मेरे को ऑर्डर आ रहा है कि सर चलिए हो गया टाइम, है ना। तो इसके आगे का क्लास जो होगा हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे और जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर। अभी तक यहाँ तक इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो वो डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ? ये है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट है, ये एक तरीके का लॉ था। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या होते हैं, लॉ पास होते हैं संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से वहाँ पे भी एक एक्ट पास हुआ था उस समय, ब्रिटिश में पास हुआ था, मतलब लंदन के अंदर पास हो रहा है और भारत के अंदर वो एक्ट आ रहा है। इस एक्ट का लेना देना इस वाले एक्ट से है, रेगुलेटिंग एक्ट से है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट और इसके अंदर संबंध ऐसे है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर्स की। भारत के ऊपर रूल करने के लिए क्या करा गया, 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। उस 4 मेंबर की काउंसिल को हेड करेगा कौन? गवर्नर करेगा। तो इसको +1 और कर दो, तो टोटल काउंसिल बन गई 5 मेंबर्स की। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में करा क्या गया था, ये 4+1 को 3+1 कर दिया गया था। एक मेंबर को यहाँ से कम कर दिया गया था, तो ये 3+1 की यहाँ पे काउंसिल बन गई थी। बस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ये है, ऐसे याद रखना। बस एक लॉ है जो पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं, लंदन के पार्लियामेंट ने पास किया था भारत में रूल करने के लिए कि कैसे रूल करना है। क्लियर है? और कुछ? चलिए, तो और तो कोई डाउट होगा नहीं, अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे आप लोग पूछ लिया करते हैं। और हाँ, जिसको टेस्ट से लेके दिक्कत है कि टेस्ट में क्या आएगा, कि मॉडर्न तक आएगा, मेडिवल तक आएगा, तो एक बार ऑफिस में भी आप लोग के पास कांटेक्ट करके देख लो कि वो लोग किस टाइम तक का आपको देना चाह रहे हैं सिलेबस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो जितना मैं आपको लास्ट क्लास आज जो है अभी तक का जो पढ़ा दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके टेस्ट कब है? संडे को है ना आपका? या संडे को, और संडे को यहाँ पे आपका फिजिकल फॉर्म में टेस्ट होगा सेंटर पे जाके, है ना। तो ठीक है, एक बार आप लोग ये चीज़ कंफर्म भी कर लेना कि मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ तक का पोर्शन हमसे पूछा जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से गवर्नर से पहले जितना हम लोग ने पढ़ लिया है वो पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल्स नहीं आएंगे। क्लियर है? बाकी एक बार फिर भी आप लोग पूछ लेना कि एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न में कहाँ तक आ रहा है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग से बाद में मुलाकात होती है। थैंक यू। कोई डाउट हो? ओके, बाय बाय, गुड नाइट।
सर